नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ ऐसे समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए, तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है एरोमेटिक कोंडानार परियोजना। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार हाल फिलहाल में सुगंधित फसलों के उत्पादन को बहुत अधिक प्रोत्साहित कर रही है। तो इसी के अंतर्गत कोंडागांव जिला में एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम क्या है, एरोमेटिक कोंडानार परियोजना। इस परियोजना का शुभारंभ 20 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ठीक, और यह संचालित किया जा रहा है बस्तर संभाग के कोंडागांव जिला में। ठीक, इसके अंतर्गत क्रियान्वयन कैसे होगा, यह योजना कैसे क्रियान्वित की जाएगी, तो देखिए 2000 एकड़ में की जाएगी सुगंधित फसलों की खेती। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहां भी, स्पेशली कोंडागांव जिला, वहां पर 2000 एकड़ की भूमि जो है ये चिन्हित की गई है और यहां पर सुगंधित फसलों की खेती की जाएगी। इस भूमि में 1575 एकड़ जो भूमि है वो वन विभाग की है और इसके साथ ही 425 एकड़ की जो भूमि है वो व्यक्तिगत श्रेणी की है। ठीक, यानी कि ये जो 2000 एकड़ है इसमें से 1575 एकड़ वन विभाग की भूमि है और 425 एकड़ की भूमि व्यक्तिगत भूमि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं कि इस परियोजना की कुल लागत लगभग 20 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद लाभान्वित कौन कौन होंगे इस योजना से, तो याद रखिए लगभग 1000 परिवार जो है इस योजना से लाभान्वित होंगे। ठीक, और प्रति एकड़ औसतन 1 लाख रुपए की सालाना आय इस परियोजना के माध्यम से अनुमानित है। अब बात यह आती है कि ये सुगंधित फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो याद रखिए लेमन ग्रास, पामारोजा, पचौली, मुनगा, अमाड़ी, वेटिवर और तुलसी, इन पौधों की खेती की जाएगी इस कोंडानार परियोजना के अंतर्गत। ठीक, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो एरोमेटिक कोंडानार परियोजना है ये प्रारंभ कब हुई और ये किस जिले में संचालित किया जा रहा है। जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं विद्यार्थी वो इसके क्रियान्वयन और इससे लाभान्वित होने वाले परिवार के साथ साथ इसके लागत को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार। ठीक, आपको पता होगा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले वर्ष 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था कृषकों के खातों में 5750 करोड़ रुपए यानी कि 5750 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित करना। ठीक है, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रथम चरण था। ठीक, हाल ही में इस योजना का विस्तार किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से पहला बिंदु क्या है कि पारंपरिक धान की खेती के बदले दलहन, तिलहन एवं अन्य फसल लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए का आदान दिया जाएगा। ठीक, इस आदान शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है इनपुट। ठीक है, इनपुट, और ये जो शब्द है इनपुट सब्सिडी, ठीक, आदान सहायता जिसको हम कह सकते हैं। ठीक, आदान सहायता दी जाएगी। दूसरा बिंदु है इसमें पात्र कौन कौन होंगे। ठीक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रेणी के भूस्वामी जो हैं वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में शामिल है। इसके अलावा ऐसे कृषक जो वन पट्टाधारी हैं, ठीक है, वन भूमि अधिकार पत्र जिनके पास है वो भी इसके द्वारा लाभान्वित होंगे। ठीक, और इसके अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया गया है, कौन कौन इसके अपात्र हैं, तो याद रखिएगा संस्थागत भूधारक, रेगहा लेने वाले, बटाईदार और लीज खेती करने वाले, यानी जमीनों को लीज पर लेकर, किराए पर लेकर कृषि करने वाले कृषक जो हैं इस योजना के लिए अपात्र होंगे। ठीक, वो इसके अंतर्गत लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत पौधारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक प्रति एकड़ 10,000 का आदान दिया जाएगा। ठीक, तो आइए समझते हैं कि इसके अंतर्गत प्रावधान एक्चुअल में क्या किया गया है। ठीक, इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना विस्तार के अंतर्गत 5 स्थितियां बताई गई है।
ठीक, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यदि किसी कृषक ने पिछले वित्तीय वर्ष में, ठीक है, पिछले खरीफ वर्ष में धान की फसल ली थी वर्ष 2020-21 के दौरान, और इस खरीफ वर्ष में भी वो क्या ले रहा है, धान की फसल ले रहा है इसी रकबे पर। ठीक, ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि कोई कृषक है जिसने पिछले वर्ष धान की फसल बोई थी और इस वर्ष धान के अतिरिक्त अन्य कोई फसल बो रहा है, ये दूसरी स्थिति है। ठीक, तीसरी स्थिति, यदि किसी कृषक ने पिछले खरीफ वर्ष में मान लो सोयाबीन बोया था, ठीक है, धान के अतिरिक्त अन्य कोई फसल बोया था और इस वर्ष भी उसी फसल को रिपीट कर रहा है, मान लो पिछले साल उसने सोयाबीन बोया, इस साल भी ये क्या बोल रहा है, क्या बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है। ठीक, चौथी स्थिति होगी, पिछले वर्ष उसने सोयाबीन बोया, ठीक है, और इस वर्ष वो धान की खेती कर रहा है, ये चौथी स्थिति है। ठीक, पांचवी स्थिति एक और बनेगी कि मान लो ये कोई कृषक है जिसने पिछले खरीफ वर्ष में कोई अन्य फसल बोया था, ठीक है, कोई भी फसल बोया हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोई फसल बोया हो, ठीक, जो कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो और इस खरीफ वर्ष में वह वृक्षारोपण कर रहा हो, ठीक है, उसी रकबे पर क्या कर रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है। ये 5 स्थितियां बनेंगी जिसके अंतर्गत इनपुट सब्सिडी का प्रावधान जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, तो पहली स्थिति की अगर बात करें कि वह किसान जिसने पिछले खरीफ वर्ष में धान बोया, इस खरीफ वर्ष में भी क्या बो रहा है, धान बो रहा है, तो इस स्थिति में इनपुट सब्सिडी की राशि होगी 9,000 रुपए, इसको याद रखेंगे। दूसरी स्थिति में आते हैं, जब उस किसान ने इस दिए गए रकबे पर पिछले साल धान बोया था, पिछले खरीफ वर्ष में, इस खरीफ मौसम में वह अन्य फसल बो रहा है। ठीक, इस स्थिति में उसको 10,000 रुपए की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। तीसरी स्थिति है कि पिछले साल उसने सोयाबीन बोया था और वर्तमान वर्ष में भी वो क्या बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, तो इस स्थिति में भी 9,000 रुपए की राशि जो है वो इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। चौथी स्थिति कि यदि पिछले साल उस व्यक्ति ने सोयाबीन बोया था इस रकबे पर और इस वर्ष बो रहा है धान, इस स्थिति में 9,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी उस कृषक को प्रदान की जाएगी। पांचवी स्थिति इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना हाल ही में 1 जून से प्रारंभ किया गया है। ठीक, इसके अंतर्गत मान लो पिछले वित्तीय वर्ष में या पिछले खरीफ वर्ष में उस व्यक्ति ने कोई फसल बोया था, जैसे सोयाबीन, धान, अरहर, मूंग, ठीक है, ये बोया था और इस खरीफ वर्ष में वो उसी रकबे पर क्या कर रहा है, वृक्षारोपण कर रहा है। ठीक है, वृक्षारोपण के अंतर्गत पपीता, केला, इस प्रकार की जो फसलें हैं, ठीक है, इनको आप शामिल कर सकते हैं। पपीता हो गया, केला हो गया, ठीक है। तो इस स्थिति में 10,000 रुपए की राशि जो है वो इनपुट सब्सिडी के रूप में इस किसान को दी जाएगी। ठीक, ये इस योजना का विस्तार है। ठीक, दूसरा चीज, इसके विस्तार को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले राजीव गांधी योजना के पिछले चरण में हमने देखा था कि 3 फसलें ही शामिल थी। कौन कौन सी? एक धान, एक मक्का और गन्ना, और गन्ना भी कौन सा? रबी फसल का, इनको शामिल किया गया था। इस खरीफ वर्ष में या राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 7 फसलों को शामिल किया गया है। ये 7 फसल कौन कौन से हैं? एक है धान, फिर है मक्का, फिर दलहन, तिलहन, गन्ना, सुगंधित फसलें और वृक्षारोपण। ठीक है, इन सब को इसमें शामिल किया गया है इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत। ठीक, तो यहां से भी हमको विस्तार दिखाई देता है इस योजना में, और यहां भी हमको विस्तार दिखाई देता है। ठीक, तो ये सारे प्रावधान जो हैं हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किए गए हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे।
चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य। चर्चित स्थल वाले सेक्शन के अंतर्गत ये करंट अफेयर आता है। ठीक है, क्यों चर्चा में है आइए देखते हैं। हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है, इन दोनों को टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया जाए। ठीक, अगर छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? अचानकमार, उदंती सीता नदी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, जैसे ही इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाती है, ये टाइगर रिजर्व के रूप में अधिमान्य हो जाएंगे। ठीक है, मान्य हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी ये टाइगर रिजर्व बने नहीं है, लेकिन आगामी समय में इन दोनों को टाइगर रिजर्व बनाने संबंधी योजना जो है वो उसका अनुमोदन किया जा चुका है। ठीक, लागत क्या होगी? इसको राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य है इसको टाइगर रिजर्व के रूप में यदि बदला जाए तो उसकी लागत क्या होगी? वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 25 करोड़ 80 लाख रुपए जो है इसके अंतर्गत प्रावधानित किए गए हैं। ठीक, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल होगा 2829 किलोमीटर, जिसमें 2049 वर्ग किलोमीटर जो है ये कोर जोन के अंतर्गत आएगा और इसके साथ ही 780 वर्ग किलोमीटर बफर जोन के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इन दोनों को हाल ही में अनुमोदित किया गया है इनके नाम को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ हर्बल्स, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद। ठीक, ये क्यों चर्चा में है? तो याद रखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे वनोत्पाद हैं जिनको प्रसंस्कृत करने के पश्चात अमेजन के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, एक अमेजन करके प्लेटफॉर्म है, पता है आपको, ऑनलाइन जहां से खरीदी बिक्री की जाती है। ठीक है, इस अमेजन के प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से छत्तीसगढ़ के 23 वनोत्पादों को बेचा जा रहा है। ठीक, वन शहद, ऑर्गेनिक बस्तर काजू, चिरौंजी, महुआ लड्डू जैसे 23 उत्पाद अब अमेजन पर छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम से उपलब्ध हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन ऐप पर उपलब्ध हो गए हैं। ठीक, इससे छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूहों द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए जा रहे उत्पादों को अब देश विदेश में अच्छा बाजार मिलेगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसको क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है? तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि वर्तमान समय सूचना क्रांति का युग है। ठीक है, तो इस समय जो दिखता है वही बिकता है। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में गुणकारी हैं। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण उनका निर्माण किया जाता है लेकिन उनको सही बाजार नहीं मिल पाता। तो इस नवाचार के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जो हमारे वनोत्पाद हैं उनको छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम पर हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करें, जिससे कि न केवल छत्तीसगढ़ के लोग बल्कि देश विदेश के लोग भी उसको जान सके। ठीक, इससे क्या होगा? इससे जो जिन समूहों के द्वारा इन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जैसे वनोत्पाद जो होते हैं हमारे, उनसे बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुछ महिला स्व सहायता समूह होते हैं, कुछ ऐसे ही नॉर्मल स्व सहायता समूह होते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों सहभागी होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के समूहों के कार्यों को क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक, तो ये भी इसका एक उद्देश्य आप मान सकते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कितने उत्पाद जो हैं ये छत्तीसगढ़ हर्बल्स के नाम से अमेजन प्लेटफॉर्म पर लाए गए हैं। तो कितने उत्पाद हैं? 23 उत्पाद हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अगला टॉपिक है कैप्टन कूल ऐप। ठीक, निर्माणकर्ता कौन है? नेचर बॉडी इको क्लब। ठीक, ये क्या है? ये जो
कैप्टन कूल ऐप है, ये क्या है? तो देखिए, जलवायु साक्षरता एवं जागरूकता अभियान के तहत कैप्टन कूल ऐप को बनाया गया है। ठीक, इसमें क्या किया जाता है कि दैनिक जीवन में उपयोगी इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा की जानकारी मिल सकती है और इनका बेहतर ढंग से उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक, आपको पता होगा कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आपको पता होगा कि बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं ये पिघलने लगे हैं, ग्लेशियर जो हैं ये पिघलने लगे हैं और इसके अलावा बहुत सारे द्वीप डूबने लगे हैं। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है वायुमंडल में कार्बन के बढ़ने से। कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के ताप को बढ़ाती है। ठीक, इस कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना आवश्यक है इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो इसी के अंतर्गत एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम क्या है? कैप्टन कूल ऐप। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं उनसे कितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है इस बात की जानकारी हमको मिल जाएगी और उसके हिसाब से हम उसको बेहतर ढंग से उपयोग करेंगे और जिससे कि कार्बन जो है इसकी मात्रा में हम कमी ला सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी ऐप है जिन लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज उपयोग करते हैं उनके लिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना। ठीक, ये जो योजना है इसके माध्यम से क्या किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये कोई भूमि है मान लो। ठीक, इस भूमि की मान लो मुझे जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे क्या चाहिए? भूइयां ऐप से मान लो इसकी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले जिला का नाम चाहिए, तहसील का नाम चाहिए, फिर ग्राम का नाम चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमको चाहिए रहती हैं। ठीक, इसके अलावा भूमि नंबर हमको चाहिए रहता है, भूमि नंबर। ठीक है, जो कि खसरा नंबर, B1 नंबर हम बोलते हैं, ये सारी चीजें हमको चाहिए रहती हैं। तो अभी एक योजना चलाई गई है जिसके माध्यम से क्या किया गया है कि हर एक भूमि को एक स्पेशल नंबर दे दिया गया है। तो जैसे ही आप उस नंबर को एंटर करते हैं आपको सीधे उस भूखंड की जानकारी मिल जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है जो कि आपसे संबंधित होता है। ठीक है, एक विशेष व्यक्ति का एक नंबर होता है, दो लोगों का एक आधार नंबर नहीं हो सकता। उसी प्रकार दो लोगों का दो भूमियों का एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी नहीं हो सकता है। ठीक, एक नंबर प्रदान किया गया है हर एक भूमि को, जिससे क्या होगा कि हम डायरेक्ट नंबर एंटर करेंगे और इस भूमि से संबंधित हमको जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना है ये प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम अग्रिकला से। ठीक है, अग्रिकला एक ग्राम है जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। प्रत्येक भूखंड के जियो रेफरेंस आधार पर कंप्यूटरीकृत 14 अंकों का यूनिक आईडी ऑटो जनरेट होता है। ठीक है, इस योजना के द्वारा जो भूमि को आईडी प्रदान की जाएगी उसमें 14 अंक होंगे जो कि कंप्यूटर से जनरेटेड होंगे। ठीक, प्रत्येक भूखंड को ULP-IN नंबर दिए जाने से भूखंड से संबंधित समस्त जानकारी एक ही नंबर से प्राप्त की जा सकेगी। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे लाभ क्या होगा? पहला लाभ यह होगा कि जियो रेफरेंस के साथ प्रत्येक भूखंड के ULP-IN नंबर दिए जाने से भूखंड की वास्तविक स्थिति आसानी से उपलब्ध होगी। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होगा कि ये भूमि वाकई में यहां पर है, स्थित है और इसका नंबर ये है। ठीक, अगला है इसकी सहायता से भूमि संबंधी महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों का निष्पादन पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा गिरदावरी काम किया जाता है। ठीक है, भूमि का नापन किया जाता है। ठीक है, मापा जाता है भूमि को। ये सारी कार्य जो है वो आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या लाभ होंगे? तो देखिए, इस नंबर से
शासकीय भूमि की पहचान सरलता पूर्वक की जा सकती है, जिससे शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से होने वाले पंजीयन अथवा अतिक्रमण को रोका जा सकता है। ठीक है, शासकीय भूमि पर बहुत सारे लोग घर बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जिसको आपने सुना है। ठीक, इस प्रकार की घटनाएं जो है वो कम होने लगेंगी। अगला है अन्य विभागों जैसे पंचायत, पंजीयन, वन, सर्वे, नगर निगम इत्यादि द्वारा भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त कर विभिन्न विभागीय कार्यों का निष्पादन करना लाभप्रद होगा। ठीक, अगला है सर्वे के बाद भूखंड नक्शों को गूगल मैप पर प्रतिस्थापित करने पर भूखंड की सीमा की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित होती है। ठीक, तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आईडी जनरेट की जा रही है हर भूमि के लिए, हर भूखंड के लिए, वो शासकीय भूमियों पर कब्जा से बचाने के लिए, शासकीय भूमियों को कब्जा से बचाने के लिए और विभागीय जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर सटीकता से लागू करने के लिए लाभदायक होंगे। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी। ठीक, आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस अकादमी जो है वो चंदखुरी में स्थित है। अब इस राज्य पुलिस अकादमी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। ठीक, पढ़िए इसमें कि राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी किया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह में चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी का नामकरण देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने की घोषणा की थी। ठीक है, 23 जनवरी 2021 को इसकी घोषणा की थी और हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ को एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक, प्रदानकर्ता कौन है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था। ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक, क्यों प्रदान किया गया है ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है वो छत्तीसगढ़ को क्यों दिया गया है? तो समझेंगे इसको कि कोविड-19 महामारी के समय जब बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, तब विभाग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टेली कम्युनिकेशन सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई थी। ठीक, आपको पता होगा कि कोविड-19 का महामारी का जो दौर था वो उसने न केवल शारीरिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित किया है बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत सारे लोग अस्वस्थ हुए हैं। ठीक, इसी समय में, इस क्रूशियल टाइम में ये जो विभाग है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये संचालित किया है और लोगों को टेली कम्युनिकेशन सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। ठीक है, अब ये टेली कम्युनिकेशन सेवा क्या होती है? फोन पर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना, इसे हम क्या कहते हैं? टेली कम्युनिकेशन सेवा कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा टेली मेडिसिन, टेली कम्युनिकेशन सेवा। ठीक है, ये सारी चीजें। अगला है नई दिल्ली में 30 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये जो पुरस्कार है वो 30 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित होगा नई दिल्ली में, वहां इसको प्रदान किया जाएगा। ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक, इसको याद रखेंगे। किस कार्यक्रम के लिए दिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे इसको कि ये जो एक्सीलेंस अवार्ड है ये मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ। ठीक है, ये अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ की एक यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? कामधेनु यूनिवर्सिटी। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय कहां स्थित है? दुर्ग में स्थित है। ठीक, यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी का शुभारंभ किया गया है। ठीक, कब किया गया? 7 जुलाई 2021 को। ठीक, किसके द्वारा ये जो लैब है इसका उद्घाटन किया गया है? तो कृषि मंत्री श्री
रविंद्र चौबे जी के द्वारा इसका उद्घाटन कार्य किया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी जो है ये कहां स्थापित किया गया है? कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में। कब किया गया? 7 जुलाई 2021 को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक नवनियुक्ति से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत श्री हेमंत वर्मा, ठीक है, चर्चित व्यक्तित्व हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, नवीन अध्यक्ष कौन है? श्री हेमंत वर्मा जी। ठीक, आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। बताइए कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के नवीन अध्यक्ष कौन है। ठीक, दूसरा है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? ऑप्शन है ग्राम अग्रिकला कबीरधाम, ग्राम अकलतरा जांजगीर चांपा, ग्राम केंद्री रायपुर या ग्राम बोडला कबीरधाम। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक कोंडानार परियोजना का संचालन किस जिले में किया जा रहा है? तो ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, हाल ही में किन क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, आप देख पा रहे हैं यहां पर, और आप हमको इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से 2 क्षेत्र हैं। मैंने बताया आपको, एक राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, एक अभ्यारण्य शामिल है। तो कौन कौन से अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ठीक, ऑप्शन है वीर नारायण सिंह के नाम पर, कुंडाधुर के नाम पर, माधवराव सप्रे जी के नाम पर या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। तो चलिए, इसका भी आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके आगामी एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये थे समसामयिक घटनाक्रमों के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।